हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स करेंगे 26 एंड 27 अक्टूबर की। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एस यू नो के मेंस वैल्यू एडिशन हम करते हैं, कुछ ना कुछ एग्जांपल मिल जाए, है ना। वो बाद में बहुत काम आती है अपने मेंस में एग्ज़ाम लिखने के लिए। इसके अलावा प्री के बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एस यू नो कि अब प्री हुआ, अब इसके बाद मेंस आएगा। तो स्लीपी क्लासेस भी जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हमारे आती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हम। चेंजेस का कारण ये है कि अब ऑप्शनल के भी एक एक क्वेश्चन डिस्कस होता है ना। उसके लिए भी टाइम चाहिए, दिन चाहिए। और हमारी जो वीडियोस हैं 8 बजे 12 बजे, उसके बाद ये 5 बजे, फिर रात को 10 बजे, तो स्लॉट काफ़ी जो बुक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि 2 महीने के लिए, सिर्फ मेंस तक के लिए हम डीएनडी को सिर्फ पहले हम 3 दिन डिस्कस करते थे, मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे, और अल्टरनेटिवली बीच में एडिटोरियल डिस्कशन होती थी। तो अब हम डीएनडी 2 दिन डिस्कस करेंगे, मतलब मंडे को करेंगे एंड देन वेडनेसडे को करेंगे। तो आज है, तो अब सवाल ये है कि बाकी के करंट अफेयर वेडनेसडे के बाद जो मंडे की क्लास होगी वो पूरे वहाँ पे करंट अफेयर सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो थोड़ी सी लंबी डेफिनेटली वीडियो होगी, क्योंकि अब वीडियो का अभी पहले 3 थी, अब 2 हो रही है, सिर्फ 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर दोबारा हम इसी शेड्यूल के ऊपर रिज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास भी टाइम बच रहा है ना। पहले आपको 3 दिन देखनी थी, अब आपको 2 दिन इसको देख रहे हो, और 3 दिन आप एडिटोरियल देखते रहो, उसको भी 2 दिन देखोगे। जो टाइम बच रहा है उसमें आप, अगर आपका ऑप्शनल है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। क्योंकि देखो, अब मेंस होगा तो नेक्स्ट ईयर जब प्री होगा तो फिर भी हमारे पास 5 महीने होंगे, उनमें हम काफ़ी ज़्यादा और डिस्कस करेंगे, तब हमारा प्री के ऊपर पूरा 110% फोकस ज़्यादा रहेगा। तो अभी आपने जो प्रिपरेशन करनी है, मेंस प्रीलिम दोनों का इकट्ठे करते जाओ, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है यूट्यूब का, वो भी हमने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ध्यान ये रखना है कि आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक न्यूज़ थी जो आपके पहले द हिंदू में आई, थोड़ी छोटी सी न्यूज़ थी। उसके बाद 2 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वो डिटेल में आई। तो यही आपने ध्यान रखना है कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज लेक्चर कोई भी न्यूज़पेपर आया तो आज ही आपने पढ़ा और उसी टाइम पे नोट करने लगे। अब आपने एक बार पढ़ लिया, अब सपोज करो नेक्स्ट डे फिर आ गया, तो आपने देखा अच्छा ये तो मैंने कल किया था, तो आपने वहाँ पे उसको पढ़ा नहीं। यहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि वो टॉपिक हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी न्यूज़ हो, उसके बाद पूरा मेच्योर हो, है ना, उसके बाद और डिटेल है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मेच्योरेशन के ऊपर अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो इट मीन्स कि जब आप जो टॉपिक मेच्योर होता है उस टाइम पे आप जब पढ़ते हो, वो टॉपिक अगर यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप उसको सही पिक कर पाओगे। अदरवाइज पहले दिन आपने थोड़ी सी नॉलेज ली, वो आपने नोट कर लिया, आपको लगा नोट्स बन गए, और दूसरे दिन 2-4 और पॉइंट आ गए, हमने नोट नहीं किए, अब वो एग्जाम में आ गया, तो हमें लगेगा जितना हमने पढ़ा है वही कंप्लीट है, हम उसके हिसाब से मार्क करेंगे, वहाँ पे गलती होती है। ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार, इस बार भी जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन डिटेल में पूछे गए हैं। जब डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स कि जो टॉपिक पूरा मेच्योर हो, आप एज ए टॉपिक जो आप सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ते हैं वैसे पढ़ोगे। कुछ टॉपिक होते हैं ऐसा नहीं कि 100% हमने करंट अफेयर ऐसे पढ़ना होता है, उनको आपने ध्यान रखना है, उसी के बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमने ध्यान रखना है। मेंस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की एक एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो लेक टोहे, ठीक है, लेक तहो जो है ये ड्राई हुई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आपको लेक के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये हमने एक एग्जांपल नोट करनी है, जो क्योंकि आप जब बोलोगे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट फायर हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सी क्लाइमेट की वजह से माइग्रेशन हो रही है, उसके ऊपर भी हमने वैल्यू एडिशन के अंदर डेटा पढ़ा। तो ये सब बातें लिखी। तो उसके बाद आपने लिखा कि जैसे जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ये हुआ। ऐसे एग्जाम्पल को नोट करना है, यूज़ करना है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट के अंदर इंडिया चाइना का आपको पता है कैसा रिलेशन है ना। तो बॉर्डर इश्यूज तो पहले ही रिजॉल्व नहीं होते, हम काफ़ी एफर्ट करते रहते हैं रिजॉल्व हो। तो अब चाइना ने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया न्यू बॉर्डर लॉ। यहाँ पे क्या बोला, स्टेट एंड मिलिट्री टू सेफगार्ड टेरिटरी टू कॉम्बैट एनी एक्ट, ठीक है, जो भी चाइना की टेरिटरी को अंडरमाइन करेगा, उसके क्लेम को, ठीक है, उसको वहाँ पे वो कॉम्बैट, वो मतलब रिएक्शन देंगे, ठीक है, ये आप समझो। तो इट मीन्स कि जो अभी हमारे जो रिलेशन चल रहे हैं उसका जो हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, ये आने वाले टाइम में शायद ही कुछ देखने को मिले हमें सोल्यूशन निकलता है इस एक्शन से। तो ये आपने जब इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर देखो, 99% क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीनिंग ऑफ पोल्स, ये एक और एक नई टर्म भी है, एक मतलब आप मेंस में भी नोट कर सकते हो कि भाई जो पोल्स हैं, आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन है, वहाँ पे अब क्या हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा आइस थी, है ना, बहुत पूरे कवर थे।
अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि अब कवरेज है वो कम होती जाएगी, और जहाँ पे कम होती जाएगी वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ग्रीन एरिया देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं ग्रीनिंग ऑफ पोल्स। रिसेंटली नासा ने भी यही बात की है, ठीक है। जैसे आर्टिक सी की आइस जो है वो रिड्यूस होगी 39% इन लास्ट 38 ईयर। इसी टाइम के ऊपर अगर मैं बोलूँ अंटार्कटिका, वो भी रिड्यूस हुई है 6.2%, ठीक है। तो स्नो कवर एरियाज जो हैं अब हमें कम देखने को मिलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, यहीं से मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अब ये मान लीजिए न्यूज़ आई, यूपीएससी को लगा यार इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, तो वो बोले क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो है ना, रीसेंट टाइम के अंदर डिस्कस करो। अब रीसेंट टाइम जब उसने लिख दिया तो उसका मतलब है कि आपने जो करंट के अंदर कुछ हुआ है उसी की वजह के ऊपर हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अब वहाँ पे यूपीएससी चाहती है कि आप ये एग्जांपल अगर नोट यूपीएससी ने देख के क्वेश्चन बनाया तो वो चाहती है कि आप ये एग्जांपल कोट करो, वो पिक करो क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, वो आप मेंशन करो मेंस के अंदर। ट्रिगोनोपटीरिस कोरोना, देखो कोरोना एक ब्रांड बन गया है ना, मतलब हर एक चीज़ का नाम कोरोना से चल रहा है। यहाँ पे बीटल स्पीसीज जो थी, ठीक है, उसको जो नई स्पीसीज डिस्कवर हुई उसका नाम भी कोरोना से रखती है, ट्रिगोनोपटीरिस कोरोना, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे एक बेसिकली प्रोजेक्ट था कि बहुत सारी बीटल स्पीसीज वगैरह डिस्कवर करनी थी। उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत हुआ है, जिसकी वजह से नाम रखा गया। ऐसा नहीं है किसी स्पीसीज का पहली बार कोविड के कोरोना के ऊपर नाम रखा गया, बहुत सी स्पीसीज हैं जिनका पहले भी नाम रखा जा चुका है। खैर स्पीसीज के बारे में ज़रा इसमें हमने नाम नहीं याद करने, ये क्योंकि ये फेमस है अभी रिसेंटली, तो इसको आपने देख लेना। अब ये जो डिस्कवर हुई हैं 28 न्यू स्पीसीज, जो मोस्टली यहाँ पे कहाँ पे डिस्कवर हुई हैं, सुलावेसी आइलैंड, ठीक है जी। और उसके अंदर भी जो स्पेसिफिकली एरिया है माउंट डेको एंड माउंट पोम्पेजियो, ठीक है दोस्तों, ये आपने नाम याद रखने, क्योंकि ये अब ये क्वेश्चन आपको आईआर के ऊपर भी लोकेशन बेस्ड आ सकता है, ठीक है। तो आईआर के जहाँ पे आप लोकेशन बेस्ड नोट्स बनाते हो वहाँ पे इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को वहाँ पे आपने नोट कर लेना। इसी तरह कंसोलिडेशन होती है नोट्स की। अब इसकी लोकेशन देखनी है हमने, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेलिबस आइलैंड भी बोलते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बोर्नियो इधर है, मलाकू इधर है, दोनों के बीच में ये हमें देखने को मिलता है। इसको गवर्न कौन करता है दोस्तों? इंडोनेशिया गवर्न करता है। अब ये पार्ट है ग्रेट सुंडा आइलैंड्स का। अब ग्रेट सुंडा आइलैंड्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? देन बोर्नियो इज देयर, जावा, सुलावेसी एंड सुमात्रा, ये आपने 4 नाम याद रखने। जीएम राइस, अभी रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ कि देखो इंडिया एक्सपोर्ट करता है राइस, है ना, ये भी न्यूज़ में आता है कि भाई इंडिया जो वाटर को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि राइस के अंदर वाटर बहुत कंज्यूम होता है। अब जितना आप राइस एक्सपोर्ट करोगे तो उतना कंट्री से वाटर भी एक्सपोर्ट होगा। अगर हम चाइना कंपैरिजन करें तो चाइना के अंदर इतना वाटर, वो तो ऐसी क्रॉप्स ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है कि जहाँ पे आपका वाटर इसके अंदर ना कंज्यूम, और ये सलाह भी दी जाती है इंडिया को कि भी आप ऐसी क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करो, फोकस करो जिसके अंदर पानी ना ज़्यादा यूज़ हो। तो खैर ये तो बात हुई है अलग से। अब इंडिया और बाकी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जब इंडिया एक्सपोर्ट कुछ चीज़ करता है, वहाँ पे आपको पता है जो फूड हाइजीन उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है। वो चाहते हैं कि हाई क्वालिटी का आप फूड प्रोवाइड करो उनको। रिसेंटली इंडिया ने राइस वगैरह एक्सपोर्ट करता रहता है, तो हुआ क्या, यूरोपियन कमीशन ने ये बोला है कि जहाँ पे जो इंडियन राइस एक्सपोर्ट किए हैं उसके अंदर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है दोस्तों। अब ये बात तो चलो वहाँ पे थम गई, लेकिन उसके बाद जो कोलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया, यहाँ पे एक सोसाइटी ग्रुप है, इसने भी बोला, इसने बोला कि अगर ऐसी बात है तो ये तो इंडिया की जो रेपुटेशन को ख़राब करेगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया तो अलाउ ही नहीं करता कि हम ठीक है बीटी कॉटन वगैरह जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो वहाँ पर अलाउ करते हैं, लेकिन हम फूड क्रॉप को ऐसा वहाँ पर अलाउ नहीं करते। लेकिन इस ग्रुप ने ये एलिगेशन लगाया कि आपने ट्रायल के लिए तो बहुत सी जीएम फूड क्रॉप्स वगैरह उसको अलाउ किया हुआ है, तो वहाँ पे जो ट्रायल है वहाँ से ही कुछ ना कुछ लीकेज हुई है। नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है, GEAC जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे इसके पास कोई भी चीज़ है, अगर कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप अप्रूव करवानी है तो यहाँ पे जाएगी, ये स्टडी करेगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाता है, वो साइन करते हैं और ये अप्रूव हो जाती है। बीटी कॉटन के अलावा कुछ और हमने जो फूड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको हमने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि अभी पता नहीं ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो, हम खाएं उसके अंदर
अंदर, क्योंकि हमने जीन डाला हुआ है तो हमने कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस किए हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर फ्यूचर के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ इंपैक्ट करें, इसीलिए हम डरते हैं इसके अंदर। हालांकि यहाँ पे कनोला ऑयल से लेकर सोयाबीन दुनिया भर में प्रोड्यूस होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम यूज़ भी बहुत सी करते हैं, लेकिन फिर भी चलो ये तो बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला भाई हम तो कुछ करते नहीं है, ठीक है, तो हमने लेकिन ट्रायल के लिए अप्रूव किया। अगर हम राइस की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, तो यहाँ पे फेमस एग्जांपल है गोल्डन राइस, तो हमने पढ़ा भी है, इसके अंदर भी जीन डाला गया, प्लांट डैफोडिल्स, मेज, है ना, इवन बैक्टीरियम से उठा के, ताकि बॉडी के, अब ये एक स्टेपल क्रॉप है, बहुत से गरीब बच्चों को दिया जाता है राइस, अब उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन ए की कमी आती है। यहाँ पे क्या है, इसके मतलब इसके अंदर ऐसा जीन डाला गया ताकि बॉडी के अंदर जो विटामिन ए की प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। इट मीन्स कि विटामिन ए आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म भी हुआ था, हमने पहले पढ़ा था कि जैसे आपने मान लीजिए राइस के अंदर सब कुछ डाल दिया, अब हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल खाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन उसके अंदर अलग अलग होते हैं, हम दाल खाते हैं, इसके अलावा हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना, तो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, किस लिए, फ़न के लिए नहीं, मतलब हमें वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता है ना। अब मान लीजिए आपको एक ही दे दिया, अगर आपका सपोज करो आपका फेवरेट है कि मैं बर्गर ही खाता रहूँ सारी दुनिया में ज़िंदगी में, है ना, तो बर्गर के अंदर ही आपको विटामिन ए, बी, सी सब कुछ उसी से मिल रहा है, तो आप तो उसी को खाते जाओगे, है ना। अब उससे होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से न्यूट्रिशन गए, वहाँ पे रफेज भी चाहिए, आपको बहुत सारा सैलड खाना पड़ता है ताकि एब्जॉर्प्शन भी हो बॉडी के अंदर उन चीज़ों की, ठीक है। अब वो बंदा नहीं खाएगा तो आप एक ही चीज़ खाते जा रहे हो, कंपनी बनाती जा रही है, आप खाते जा रहे हो, लेकिन जो नॉर्मल किसान उसको तो नुकसान हो गया, इवन जो एब्जॉर्प्शन भी इसमें कम होती है। तो ये सारी क्रिटिसिज्म हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ये सारे इसके अंदर हैं। हो सकता है इस साल मेंस के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर देखने को मिले। व्हाइट ड्वार्फ स्टार की बात की गई है। देखो दोस्तों, स्टार के अंदर भी जो फ्यूल जब बर्न होता है ना, जो फ्यूज़न रिएक्शन चलती रहती है कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला, हीलियम बन गया, ये सब चलती रहती है, लेकिन फ्यूल कब तक रहेगा, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो कोलैप्स होता है और उसकी स्टेजेस अलग अलग आती हैं। यहाँ पे अगर देखें, अगर तो वो स्टार सन लाइक स्टार है, मतलब 1.5 मास तक जो स्टार का है उतना ही है, तो वो रेड जाइंट बनता है पहले, उसके बाद नेबुला स्टेज, यहाँ पे देखो कोलैप्स स्टेज आती है, उसके बाद ये बनता है वाइट ड्वार्फ, ठीक है, देन ब्लैक ड्वार्फ। अगर उसका सन के कंपैरिजन स्टार का बहुत मास है ज़्यादा, 1.5 to 3, तो ये रेड सुपर जाइंट बनता है क्योंकि बड़ा साइज होगा, ठीक है, देन सुपरनोवा, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार। अगर बहुत ज़्यादा है तो लास्ट में ब्लैक होल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली देखा गया कि वाइट ड्वार्फ स्टार जो है ये बहुत बार ब्राइट भी होता है, चमकता भी है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद एकदम से डिम हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये डिस्कस करना है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे इंटरनेशनल टीम ने ये बताया है, इसके अंदर नासा ने भी काफ़ी हेल्प की है। और यहाँ पे हुआ क्या है ये देखते हैं। वाइट ड्वार्फ जो है यहाँ पे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली ये पार्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब दो चीज़ें इकट्ठी हैं, इतना समझो। जो ये है वाइट ड्वार्फ, ये है नॉर्मल स्टार, ये दोनों आपस में ऐसे घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं TW पिक्टोरिस, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने बोला कि वो चमकता क्यों है, वहाँ पे ऐसा क्या होता है, ब्राइटनेस कहाँ से आती है, उसके बारे में पहले उन्होंने बताया, ठीक है। नॉर्मली ये कहते हैं कि जो वाइट ड्वार्फ है उसके साथ में जो स्टार होता है वो अपना मटेरियल जो है बहुत सारा जो ट्रांसफ़र करता रहता है वाइट ड्वार्फ को। जब वाइट ड्वार्फ को बहुत सा मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, लेट अस सपोज कि ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के आसपास में बहुत सी ऐसे एक्रीशन डिस्क बनती है, मतलब बहुत सा मटेरियल गैस से लेके प्लाज्मा ऐसे तेज तेज घूमता है, जहाँ हीट जनरेट होती है और ग्लो करता है वो एरिया प्रॉपर, है ना। यहाँ पे क्या है कि जब बहुत सारा मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जब वो रिवॉल्व करता है एकदम से, वो एक्रीशन डिस्क बनाता है, ठीक है जी, जो उसको ब्राइट बनाती है। और ये जो एक्रीशन डिस्क है, नॉर्मली जो पूरा मटेरियल जब ट्रांसफ़र होता है तो जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता रहता है वो चमकता रहता है। नॉर्मली 1 से 2 महीना पूरा ड्रेन करने में लग जाता है, लेकिन जो TW पिक्टोरिस है इसके अंदर सिर्फ 30 मिनट लग रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बाकी जगह तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे इस सिस्टम में ऐसा क्या है। हालांकि बहुत श्योरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि मे बी मैग्नेटिक गेटिंग हो सकती है। मैग्नेटिक गेटिंग मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बैरियर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बैरियर बन गया जो मटेरियल को इस जगह के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होने देता। इसी वजह से उन्होंने बोला कि हो सकता है कि अब जब नहीं होगा तो एक्रीशन डिस्क नहीं बनेगी, तो वो ग्लो नहीं करेगा, ये इन्होंने बताया है। खैर इसके ऊपर ये भी बोला गया कि और स्टडी करने की ज़रूरत है, तो ये इसके ऊपर कंटेक्स्ट था।
अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स। डीआरडीओ ने रिसेंटली जो टेस्ट फ्लाइट जो है इसको कंडक्ट करवाया है दोस्तों। अब ये किसने बनाया है, डेवलप किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ। ठीक है दोस्तों, खैर आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा था, डीआरडीओ का नाम आएगा। अब इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर MEMS है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम, मतलब जो भी अपना सिस्टम नॉर्मल रहता है वो एक माइक्रो लेवल के ऊपर है, इतना सिंपल भाषा में समझो। इसके बेस के ऊपर यहाँ पे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। देखो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ ये एरोप्लेन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा क्या, अर्थ के ऊपर एक एंटीना होगा, ये एंटीना सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल रिसीव करेगा। इस जो एंटीने के बेस के ऊपर क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है या उसकी लोकेशन क्या है ना, वो सब कुछ डिटेल जो है इसको भेजी जाती है। मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो नेविगेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के ऊपर एक एंटीना है उसके बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनर्शियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो अगर सपोज करो ये वाला सिस्टम जो है कुछ इसके अंदर तकनीकी खराबी होगी या लिंक एक कनेक्शन नहीं बन रहा, तो फिर तो भाई कहाँ से पता चलेगा। तो इसीलिए ये सिस्टम लेके आए INS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एक लेटेस्ट सपोज एक पेंडुलम लगा हुआ है। पेंडुलम जैसे आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, ठीक है, एक बस रुक गई। अब एकदम से बस ने जो स्पीड बढ़ाई, मतलब एक्सेलरेशन की, जैसे एक्सेलरेट हुई तो क्या होगा, आप पीछे को जाओगे। अब ब्रेक उसने ब्रेक मारी तो क्या होगा, आप आगे को जाओगे। इसी तरह जब एयरक्राफ्ट जो एक्सेलरेट करता है, ये पेंडुलम कहाँ पे जाएगा, ये पीछे को जाएगा। जब ये स्पीड अपनी जो डी एक्सेलरेट करेगा, एकदम से कम करेगा, तो ये पेंडुलम थोड़ा सा आगे को जाएगा, है ना, जैसे हम जाते हैं बस के अंदर बैठे। अब जैसे ये पीछे को जाएगा, उसके बेस के ऊपर क्या करेंगे, ये उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। और एक्सेलरेशन के बाद सिंपल है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम फार्मूला लगा के, एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बेसिस के ऊपर इतना समझो कि हम नेविगेशन सिस्टम चलाते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसका अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काफ़ी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। खैर पैसे से हमने लेना देना नहीं है, हमें इसके कंपोनेंट के ऊपर ध्यान देना है। कंपोनेंट ये है कि एक इसका कंपोनेंट है कि सर्विलेंस इन्फेक्शन जो डिजीज़ है, जैसे अभी कोविड आया तो आप पता ही नहीं चलता कितनी इन्फेक्शन होगी कितनी नहीं, है ना, बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, तो उनका सर्विलेंस करना जरूरी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है कि आप सर्विलेंस करेंगे। अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टेट लेवल के ऊपर भी बनेगा, नेशनल लेवल के ऊपर भी। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, ये प्री के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी होगी, हेल्थ वेलनेस सेंटर वगैरह बनाए जाएंगे, स्टेट लेवल के ऊपर भी होगी, नेशनल लेवल के ऊपर भी होगी। तीसरे कंपोनेंट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पेंडेमिक रिसर्च बनाई जाएगी। यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब टेस्ट करवाने गए, वहाँ पे पता चला वो लैब वो टेस्ट करती नहीं, ब्लड टेस्ट ही करती है बस नॉर्मल, है ना, थोड़ा सा बता दिया हीमोग्लोबिन कितना है, ये वो सारा, लेकिन उसके अलावा जो खास टेस्ट है वहाँ पे होते नहीं, बहुत ही कम लैब होती हैं। इवन आपने कोविड के अंदर भी देखा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इवन स्टेट लेवल के ऊपर फिर हम जो लैब का लेवल बनाए गए, देखो बायोसेफ्टी लेवल होता है, लेवल 1 2 3 4, मतलब जितना, जैसे सपोज करो ई कोलाई है, बैक्टीरिया, आपने उसके ऊपर स्टडी करनी है, कल्चर करना है, तो वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, है ना, वो तो आपने नॉर्मल लैब के अंदर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन इतनी होती नहीं। लेकिन अगर मैं वही कोरोना की जो ऊपर सर्च करना चाहूँ, है ना, तो उसका वायरस के अंदर कुछ ना कुछ स्टडी करना चाहूँ, मैं लैब के अंदर लेके आ गया, उसके अंदर तो मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो रिस्क बढ़ता है। इसी तरह ऐसी लैब को जो आप बायोसेफ्टी लेवल के ऊपर 2 3 4 ऐसे देते हो, ठीक है, हाई लेवल की जितना बायोसेफ्टी लेवल होगा, इट मीन्स कि वहाँ पे आप रिस्की जो है, रिस्क कम रहता है, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको हमने वो करना होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड की। दोस्तों सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड बेसिकली जो सस्टेनेबल अगर आपका ट्रांसपोर्ट है तो उसी को अवार्ड देंगे। अब इसके अंदर सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल का सिंपल मीनिंग है जो सस्टेन कर सके। जैसे आज जो है हमारे पास जो भी है, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया से लेके पानी से लेके सॉइल की क्वालिटी, ये सब है। हम चाहते हैं जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी एटलीस्ट ऐसा मिले। ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दें तो फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा, तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए।
ठीक है। इसी तरह जो आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर पोल्यूशन कम होगा, ग्रीन होगा, मेट्रो से लेके सब कुछ, वो आपका सस्टेनेबल होगा। तो वहीं पे अवार्ड मिलेगा, कौन प्रोवाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसको आप मेंस के अंदर भी करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पोल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसको डाल सकते हो। आप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है? ग्रीन है। जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, है ना, कार पूलिंग है, कार शेयरिंग है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। लेकिन ये तो चलो सिंपल बात होगी, हर कोई जानता होगा। हाँ, लेकिन जो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर कुछ साल पहले, एजेंडा 21 का, तो यहाँ पे जो रोल, ट्रांसपोर्ट का रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, ये पहली बार डिस्कस हुआ 1982 जो अर्थ समिट हुआ था, है ना। यहाँ पे UNCBD बना, UNCCD बना, UNFCCC बना, वहाँ पे एक एजेंडा 21 भी था। अब उस एजेंडा 21 के अंदर यहाँ पे पहली डिस्कशन इसके अंदर हुई, तो ये आपने ध्यान रखना है। इवन जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030, यहाँ पे बहुत से जो उसके अंदर टारगेट्स हैं जो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं निपुण भारत की, ठीक है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है, कि भाई आप निपुण भारत की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, ये देखो। अगर आपको याद हो, बहुत सी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, वहाँ पे ये बोला गया कि भाई जो 3rd क्लास के बच्चे हैं, जहाँ फिर 2nd क्लास के, उनको कुछ ना ही पढ़ना भी नहीं आता है ना, तो वो क्यों? क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की कि ये वो सारा वहाँ पर हमने रिपोर्ट में अंदर काफ़ी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि जो निपुण भारत के अंदर क्या था कि हम जो रीडिंग है, न्यूमरेसी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह, ये वो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे बच्चे को आना चाहिए, इसको हमने बढ़ाना है, ठीक है जी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनाएगी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे जो निपुण भारत है, इसके अंदर क्या था, हमने पहले भी ये टॉपिक किया, दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पे गोल सेट कर दी गया कि भाई 26-27 तक हम क्या करेंगे, हर जो 3rd क्लास का बच्चा है वो 60 वर्ड पर मिनट, ठीक है, अंडरस्टैंड करता हो, रीड कर सकता हो, ठीक है, रीड एंड राइट जो 9999 इतने तक, वो नंबर तक वो पढ़ भी सके और लिख भी सके, ऐसा हमने सिस्टम लेके आना है। अब लेकिन ये कहाँ से आपने जो गोल अचीव करना है, कुछ बेसलाइन तो होगी। इसके लिए बेसलाइन के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे करेंगे नवंबर के अंदर, और वो उसका फ्यूचर प्रोग्रेस है उसके हिसाब से हम रखेंगे। इसके अलावा जो 8th and 9th ईयर के हैं, ठीक है जी, उनको भी ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस लिख सकते हो, ऐसा हमने करना है, ठीक है जी। ये निपुण भारत है अपना दोस्तों। अब इसके अंदर जो स्टेज वाइज टारगेट भी सेट किए गए हैं, खैर ये तो अपने कोई ज़रूरत नहीं है, प्री से लेके प्री प्राइमरी से ये स्टार्ट होगा, और ये इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा क्या है दोस्तों? समग्र शिक्षा एक जब स्टार्ट किया गया था तो इसके अंदर मतलब बेसिकली जो होलिस्टिक जो एजुकेशन है, अगर हम प्री स्कूल से बात करें 12th तक, वो इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। अगर पहले आपने नाम होगा सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना होगा, तो इसने क्या किया, पहले जो 3 स्कीम थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, तीनों को क्लब करके एक बना दी कि भाई ठीक है, एक का नाम अच्छा है और एक के अंदर ये सब कुछ होगा। फंडिंग क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो ऐसा नहीं कि भाई सेंटर ही सब कुछ देगी, बस इतना याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचुरली कि आप राइट टू एजुकेशन है उसको इंप्लीमेंट करो, बाकी सब कुछ स्कूल के अंदर बेसिकली होलिस्टिक एजुकेशन यहाँ पे इंप्रूव करनी है। इसके अलावा प्रबंध पोर्टल भी है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गवर्नमेंट आउटले, ये वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है हमें। नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़, रिसेंटली सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है, ये रिकमेंड किया है कि जो ये वाला फंड है ये थोड़ा सा रिहैब सेंटर के अंदर भी लगाया जाए, ठीक है, डी एडिक्शन जो प्रोग्राम है उससे स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि जैसे मान लीजिए कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग किसी से मिल जाती है ना, 0.1 ग्राम, ये वो आपने देखा होगा कि आजकल चल रहा है कि थोड़ा सा उसको पता भी नहीं उसकी पॉकेट में है, तब भी उसको अच्छा वो निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं जब पहले किसी ने पहनी होगी तब तो लगी होगी कुछ ना कुछ, तो वो पकड़ के ले जाते हैं उसको, थोड़ा सा भी अमाउंट अगर मिलता है तो। अब ये इशू बहुत हो गया, तो यहाँ पे ये भी प्रपोजल लाया गया कि उसको डीक्रिमिनलाइज करो, ठीक है। अब वो जेल में पड़ा रहता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग अगर मिलती है, वो पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, तो उसको डी एडिक्शन सेंटर के अंदर डाला जाए ताकि जेल के अंदर ना रखा जाए। अगर ये प्रपोजल भी है, अच्छा प्रपोजल है ये। अब नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ जो है, ये कहाँ पर बना, ये NDPS एक्ट के अंदर दोस्तों बना, तो इसको हमने पहले पढ़ा है, आज भी देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, अब इसके अंदर जो पैसा है वो क्या करेंगे भाई, हम तो कॉम्बैट ही करेंगे, कुछ ऐसा ड्रग वगैरह अब्यूज़ ना हो, है ना, और लोग ट्रेड ना हो उसका, उसी के ऊपर खर्चेंगे और क्या खर्चेंगे, है ना दोस्तों। तो ये तो सिंपल था, तो इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चलता है। अब इसके अंदर पैसा कहाँ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, नोटिफाई कर सकती है, ठीक है, इतना पैसा इधर गया। जो भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ मिलती है इनको, वो सेल करते हैं, वहाँ पैसा यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं।
कोई पर्सन है, इंस्टीट्यूट है, वो कहता है कि भाई मेरा मन है मैं पैसा दूं तो वो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा और भी कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इस एक्ट के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हमें मिलती है तो वो भी इसके अंदर पैसा जा सकता है। नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, पहला आपने जो कमेंट के अंदर मुझे बताना है, हमने क्योंकि ये किया हुआ है तो इसलिए मैं बोल, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये दो टर्म क्यों यूज़ किए हुए हैं, ऐसा क्या था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, तो इसको ये बताना है। अब ये ऑब्लिगेशन थी हमारे यूएन कन्वेंशंस के अंदर, ये डिफरेंट कन्वेंशन है, इनके नाम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी कल्टीवेशन प्रोडक्शन है जो ऐसी ड्रग है जो बैंड है उसको आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट मेडिकल पर्पज़ के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई ड्रग बनानी, अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का लास्ट टू लास्ट ये क्वेश्चन आया इस मतलब ये वाला जो एग्ज़ाम था इससे पहले वाले में, तो वहाँ पे पूछा गया कि भाई जो प्लांट है वो किसी भी कंडीशन के अंदर वो कंप्लीटली बैंड है, ये कुछ नहीं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि ये वाली जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं ये किसी भी कंडीशन के अंदर कल्टीवेट नहीं हो सकती, वो गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे मेडिकल पर्पज़ के लिए परमिशन दी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, सेल वगैरह इन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, ठीक है, और एम्पावर है कि किसी को भी ये बैंड के अंदर डिक्लेयर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है कि मान लीजिए ओपीएम है, पॉपी स्ट्रॉ है ना, इसकी इंटरस्टेट मूवमेंट वगैरह यहाँ पे कुछ इसके अंदर भी इसको भी पावर दी गई है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नया है कि वो पहले वाला तो मैंने चलो बताया हुआ था जो लास्ट क्लास में, जब लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो टॉपिक। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन सा एनडीपीएस एक्ट के अंदर इनमें से कैनाबिस प्लांट, सीड ऑफ कैनाबिस, फ्लावर ऑफ कैनाबिस, फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनाबिस, इनमें से कौन सा बैंड है, ठीक है, और कौन सा नहीं, ये आपने बताना है दोस्तों कमेंट के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती भी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, इंडिया के किस किस को सिग्नेटरी है, यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सॉरी, तो इसके अंदर है। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से एरिया हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम का नाम भी लिया जाता है। गोल्डन क्रिसेंट के अंदर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। हालांकि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो यूएन ने कौन कौन से नाम लिए, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, लेकिन वियतनाम का नाम भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो गोल्डन क्रिसेंट है यहाँ पे हीरोइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। गोल्डन ट्रायंगल जो है ये वाली अब थोड़ी सी सिंथेटिक ड्रग के ऊपर भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यापा जो है ये भी एक ड्रग है जो बहुत ही वाइडली पॉपुलर है इसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे उनके जो नेफ रिवर है उसके द्वारा ये म्यांमार, दैन इंडिया। अगर यहाँ पे आप कंटेक्स्ट के अंदर देखो, पहले ये अपना गुजरात, राजस्थान, इस एरिया से इंडिया के अंदर जो आती थी ड्रग इलीगली, अब धीरे धीरे हमने बंद कर दिया। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर अनरेस्ट हुआ जब, तब वहाँ से आने स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने इसकी आईआर के अंदर देखनी है और सिक्योरिटी के अंदर देखनी है, वहाँ पे जब ड्रग वाला जो टॉपिक है मेस के लिए, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा, देखो अपना बॉर्डर जो है वो इतना पोरस बॉर्डर है, अब डिफ़िकल्ट टेरन है, कैसे आप वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रखोगे। हाँ, वहाँ पे आप जो ड्रोन वगैरह है उनका यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। डिक्लेरेशन फॉर उइगर मुस्लिम्स, उइगर मुस्लिम जो हैं इस रीजन के अंदर दोस्तों रहते हैं, जिनजियांग रीजन, चाइना का। चाइना इसको जो इंडिजीनियस जो कम्युनिटी नहीं मानता, माइनॉरिटी, ठीक है, ये एक माइनॉरिटी है। अब इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे भी है और जो टर्किश वगैरह एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये लोग रहते हैं। हुआ क्या कि जो चाइना, ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत करता है, जो इनकी एथनिक मेजॉरिटी है उसको यहाँ पे इस एरिया के अंदर घुसाता है ताकि इनकी यहाँ पे होल्ड जो डाइल्यूट किया जाए, इनको और भी माइनर किया जाए। इसकी वजह से जो दुनिया बड़ी खफा है इनसे, और यूएस ने और बाकी कंट्रियों ने मिलके यहाँ पे एक डिक्लेरेशन पास किया है जहाँ पे चाइना को क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है, मुस्लिम उइगर के लिए, और इन्होंने साइन की है ये डिक्लेरेशन, ठीक है जी। लेकिन चाइना आपको पता है वो मना ही करेगा, और क्या करेगा, वो ये थोड़ी बोलेगा हमने किया। तो चाइना एज ऑलवेज तो उसने वही स्टांस अपना रखा है, ठीक है। टर्किश एथनिक ग्रुप माइनॉरिटी है, बिलोंग करती है, वो अपनी इनकी लैंग्वेज है, और यहाँ पे और क्या चीज़ है,
अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इसी रीजन के अंदर रहती नहीं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी ये रहती है। चाइना ने जो टर्की के साथ, अब टर्की के अंदर क्या हुआ कि अब टर्की के अंदर भी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च वहाँ पे स्टार्ट किया गया मार्च के अंदर, इन्होंने बोला कि जो उइगर मुस्लिम्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है चाइना के अंदर। ठीक है, अब चाइना के अंदर तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो पकड़ लेते हैं। फिर अब इन्होंने टर्की के साथ किया, तो चाइना ने क्या किया, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात हुई कि भाई चाइना के साथ चाइना और टर्की आपस में साइन करेंगे। मतलब अगर कोई टर्की के अंदर कोई मान लीजिए चाइना का उसका विरोध करता है तो चाइना जब रिक्वेस्ट करेगा टर्की से, वो बंदे को उठा के चाइना भेज दिया जाएगा और चाइना वहाँ पर उसको सजा दे सकता है। इसका विरोध हुआ। ठीक है जी, तो ये भी हमने कंटेक्स्ट याद रखना है, चाइना कैसे अपना रूल जो है वो कर रहा है। खैर हमें तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मतलब है उसी को रखना है, ज़्यादा आपने इमोशनल नहीं होना, क्योंकि जैसे इमोशनल होते हैं तो हमें पता नहीं लगता एग्ज़ाम में कब जिस बात आप हाथ से बयान कर देते हो वहीं पे गलती होती है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।